हर एक व्यक्ति चाहे वो नौकरी करता हो, फ्रीलांसर हो, बिजनेस करता हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किसी भी प्रोफेशन में है तो किसी न किसी दिन उसको रिटायर होना पड़ता है। रिटायर होने का मतलब कि आपकी एक्टिव इनकम जो है ये समाप्त हो जाएगी और जो 20, 25, 30 सालों में आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे पैसिव इनकम जो जनरेट होगा, पैसिव इनकम आपका शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट आप 50 साल में करें, 60 साल में करें, 70 साल में करें, जब भी करना हो, रिटायरमेंट के बाद आपकी भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए जरूरी है कुछ फाइनेंशियल टास्क को पूरा करने की। इन फाइनेंशियल टास्क को यदि पूरा कर लेंगे रिटायरमेंट के पहले तो निश्चित रूप से आपकी फ्यूचर जो है, आपके भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगी। डीएम झा आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहला टास्क, कैलकुलेट योर रिटायरमेंट कॉर्पस एंड मंथली और एनुअल एक्सपेंसेस। सबसे पहले जब रिटायर करने वाले हैं, चाहे साल भर में करें, 2 साल में करें, 6 महीने में करना चाह रहे हैं, तो आप ये देख लें कि रिटायरमेंट के टाइम आपका कॉर्पस कितना बनेगा। इस कॉर्पस कैलकुलेट करने के लिए आपको सेविंग कितनी है, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आपने 20, 30, 40 सालों में किए हैं वो ऐड कीजिए। प्लस यदि आप नौकरी पेशे वाले हैं तो टर्मिनल बेनिफिट यानी लीव इनकैशमेंट, पीएफ ग्रेचुटी, ये सब कितनी मिलेगी, ये सारे को कैलकुलेट कर लें आप। उसके बाद यदि आप किसी नौकरी पेशे में थे और आपकी जॉब पेंशनेबल थी तो ये देखें कि आपके पेंशन रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि ये कैलकुलेट करें कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस कितनी है। अब यदि आपका पेंशनेबल जॉब था यानी पेंशन मिलता था तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए, कम है या अधिक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। उदाहरण के तौर पे माना कि आपकी पेंशन 50,000 रुपये प्रति माह है और मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 65,000 रुपये है, यानी हर महीने 15,000 का शॉर्टफॉल है। तो 15,000 को एनुअल करेंगे तो इट कम्स टू 1,80,000। इसको यदि 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आता है 45 लाख। ये 15 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि एक फंडामेंटल रूल्स है कि यदि आप चाहते हैं अपना भविष्य सुरक्षित तो जो भी एनुअल एक्सपेंसेस हैं उसका 25 गुना आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। यहाँ देखा, चूंकि आपके पेंशन है तो जो आपको शॉर्टफॉल हो रहा था, जो नीडेड अमाउंट हर मंथ थे वो 15,000 रुपये ही थे और इस हिसाब से आपको 45 लाख आपको चाहिए होगा रिटायरमेंट कॉर्पस के फॉर्म में। अब ये देखें कि आपने जो सेविंग, इन्वेस्टमेंट प्लस टर्मिनल बेनिफिट जो कैलकुलेट किया था वो कम से कम 45 लाख है कि नहीं। यदि 45 लाख या उससे अधिक है तो कोई इशू नहीं, आप आराम से आप इसको चला सकते हैं आगे। लेकिन यदि 45 लाख से कम है तो ये जितने भी फैक्टर्स थे उसमें एक ही फैक्टर है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, वो है मंथली एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस जो 65,000 रुपये किया था इसको आपको कम करना पड़ेगा और उस हद तक कम करना पड़ेगा कि जो कॉर्पस है एनुअल एक्सपेंसेस का 25 गुना उसके बराबर हो जाए। तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस और मंथली या एनुअल एक्सपेंसेस कितने हैं। दूसरा टास्क है कि रिटायर होने के पहले जितनी आपकी लायबिलिटीज हैं, जितने आपके कर्ज हैं, उसको बंद कर दें। उदाहरण के लिए अपने नौकरी पेशे में थे या बिजनेस में थे आप, तो आपने हाउसिंग लोन लिया था, पर्सनल लोन लिया था, कार लोन लिया था, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे आप, तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें अच्छी थी। रिटायर होने के पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दें। कोशिश करें, जहाँ तक क्रेडिट कार्ड की बात है, कि क्रेडिट कार्ड को भी यूज़ ना करें। हालांकि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना कोई ऑफेंस नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि क्रेडिट कार्ड तो जनाब क्रेडिट है, ये कर्जा है। तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो टेम्पटेशन हमारा खर्च करने का बढ़ जाता है, तो कभी कभी अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं। जनाब चूंकि ये क्रेडिट है तो पैसे तो मुझे ही चुकाने हैं, ये हम ना सोचें ये फ्री के पैसे हैं, कहीं यूज कर लो। तो कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड रिटायरमेंट के बाद बंद कर लें या यूज ना करें। तीसरा टास्क, कंसोलिडेट योर फाइनेंशियल अकाउंट। जब आप नौकरी पेशे में थे, किसी और ऑक्यूपेशन में थे, बिजनेस में थे, तो आपने कई बैंक अकाउंट में ज़रूरत के हिसाब से खोल रखी थी। क्योंकि अब रिटायर कर रहे हैं, एक जगह कहीं स्टेब्लिश होंगे आप, तो निश्चित रूप से कोशिश करें कि बैंक अकाउंट कम से कम हो, 1 या 2 बैंक अकाउंट काफ़ी हैं। बिकॉज जब हमारे पैसे कुछ ब्लैक मनी नहीं है तो 50 अकाउंट रखने से क्या फ़ायदा हमें।
अधिक अकाउंट रखेंगे, मेंटेन करना बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हर बैंक के रूल्स इतने फास्टली चेंज होते हैं कि सबको समझना, उसके हिसाब से अकाउंट को मैनेज करना, ये थोड़ा 60 वर्षों के बाद ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि मल्टीपल अकाउंट्स जो है उसको कम से कम कर लें, मर्ज कर लें उसको, या क्लोज कर दें। दूसरा है कि नौकरी पेशे या बिजनेस के दौरान आपने कई जगह इन्वेस्टमेंट किए थे 20-30-40 सालों में, तो सारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी कंसोलिडेट कर लें, और कोशिश करें ये फाइनेंशियल अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट या सेविंग या बैंक अकाउंट्स जो भी हैं, करेंगे सारी चीज़, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, बैंक अकाउंट्स हो, उसको सिंपलर से सिंपलर वे में बनाएं, सो दैट इसको आपको मैनेज करने में आसानी हो। चौथा टास्क है डिसाइड योर विड्रॉल स्ट्रेटजी। अभी आपने देखा कि जो मंथली जो एनुअल एक्सपेंसेस है उसके 25 गुना आपको चाहिए कॉर्पस। तो जनाब वो कॉर्पस तो है, आपके पेंशन मिल रहे हैं, कॉर्पस है, तो आखिर उस कॉर्पस का करना क्या है? निश्चित रूप से आपने इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी अपना रखी होगी कि भाई बच्चों की शादी करनी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए है, आपको यूरोप घूमने का शौक है, यूरोप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई हर साल डोमेस्टिक टूर करें, जो भी करें, तो इस हिसाब से विड्रॉल को एडजस्ट करें, स्ट्रेटजी बनाएं कि भाई 4 साल के बाद जाना है यूरोप हमें, या फॉरेन टूर पे जाना है, हर साल हमको डोमेस्टिक टूर पे जाना है, हर साल हमको इसको गिफ्ट देना है, जो भी करना है, तो इसका स्ट्रेटजी बना लें, कब कितने पैसे आपको निकालने हैं और कहाँ से निकालने हैं। 5वां टास्क है रीबैलेंस योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये जो आपके 25 गुने आपके एनुअल एक्सपेंसेस के जो कॉर्पस हमने कैलकुलेट किए थे, आखिर ये कॉर्पस कहीं ना कहीं तो आप रखेंगे ही, घर में तो रखेंगे नहीं, या सेविंग अकाउंट में तो रखेंगे नहीं, इसको आप निश्चित रूप से कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ब्रॉडली 2 तरह के एवेन्यूज है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी और डेट। और फंडामेंटल रूल्स के हिसाब से जितनी आपकी उम्र है, अपने कॉर्पस का उतना परसेंट आप डेट में करें, और रिमेनिंग जो है आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। इसका मतलब यदि 60 साल की उम्र है तो अपने कॉर्पस का 60% डेट में करें, और 40% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। ये फंडामेंटल रूल्स है, इसमें 2% 4% कम या अधिक हो जाए तो कोई ऑफेंस नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। तो अभी आप 20-30 सालों से आपने कई जगह इन्वेस्ट किए हुए थे, और चूंकि उस टाइम उम्र कम थी आपकी, तो निश्चित रूप से इक्विटी का पोर्शन अधिक होगा। तो जैसे ही रिटायर करें तो शिफ्ट फ्रॉम रिस्कियर रेवेन्यूज टू द सेफर वन, यानी इक्विटी में जो अधिक था उसको कम करें और डेट में अपना एक्सपोजर को बढ़ाएं। तो इस हिसाब से अपना रीबैलेंस अपने पोर्टफोलियो को करते रहें। छठा टास्क है हेल्थ इंश्योरेंस। हम भूल जाते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना है, बिकॉज जब तक हम नौकरी में, यदि आप नौकरी में थे तो एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस कवर था हमारा। जैसे रिटायर करेंगे, हो सकता है कि एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस कवर आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिले, या हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर ना मिले। तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर आप निश्चित रूप से लें, बिकॉज जैसे जैसे उम्र बढ़े, मेडिकल नीड्स आपको अधिक होंगी, तो निश्चित रूप से हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल कराएं। हेल्थ इंश्योरेंस जब आप कराते हैं तो उसे क्लेम करने के सर्टेन प्रोसेस होते हैं, कुछ टाइम लगता है, लेकिन जनाब यदि अचानक आपको नीड पड़ गई तो फिर क्या करेंगे आप? इसके लिए जरूरी है कि आप इमरजेंसी हेल्थ फंड को मेंटेन रखें हमेशा, कि खुदा न खास्ते कहीं कहीं जरूरत हो गई, जब हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम देगा, लेकिन उसके पहले दिन नीड है आपको, तो मेंटेन करें आप हेल्थ इमरजेंसी फंड। 8वां टास्क है टैक्स प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आप यदि नौकरी पेशे में थे तो टर्मिनल बेनिफिट्स आपको, जैसे फॉर एग्जांपल लीव इनकैशमेंट होंगे, ग्रेच्युटी होगी, पीएफ होगी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होगी, तो ये सारे जो टर्मिनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इसके टैक्स प्लानिंग को प्रॉपर मैनेज करें, इसको देखें कहाँ आपको टैक्स अधिक लगेगा, क्या फ़ायदा है, क्या घाटा। उदाहरण के लिए एक कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता है, यानी आप अपने बेसिक पेंशन का 1/3 टू हाफ, मतलब 30% से लेकर 50% के बीच आप अपने बेसिक पेंशन को सरेंडर कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, और उसके बदले एम्प्लॉयर आपको कुछ न कुछ लमसम अमाउंट देता है, जो 15 साल के बाद फिर रिस्टोर हो जाता है। तो ध्यान रखें कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में जो पैसे मिलते हैं वो नॉन टैक्सेबल यानी एग्जम्प्टेड होते हैं, लेकिन यदि आप पेंशन कम्यूट नहीं कराते हैं तो वो यदि पेंशन में हर महीने मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम्यूटेशन कराएं, कम्यूटेशन नहीं कराएं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कराएं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें कि जो भी एक्शन आप लेंगे उसमें टैक्स का इवेंट्स क्या बनता है, इसे जानने के बाद ही इस बात पर निर्णय लें। पर्पस करने का यह है कि जो भी डिसीजन हो वो इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, आपको पता है कि ये हम डिसीजन ले रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। 9वां फाइनेंशियल टास्क है, आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में था, आपके डीमेट अकाउंट्स थे, कई जगह बैंक अकाउंट्स थे, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, सब में आपने नॉमिनी दिया होगा,
और हो सकता है क्योंकि आप अब रिटायर करने वाले हैं तो आज से 30 साल पहले नॉमिनी का प्रोविजंस मैंडेटरी न रहा हो, तो ऐसी अवस्था में जहाँ भी इन्वेस्टमेंट हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, जो भी अकाउंट्स हैं, सारे में नॉमिनी को अपडेट कर। विल जरूर बनाएं, मेक ए विल जरूर बनाएं। विल में स्पष्ट रूप से लिखें कि आपकी जो भी एसेट्स हैं उसमें से कौन सा एसेट्स किसको देना है, और उस विल को कोशिश करें कि रजिस्टर्ड कराएं। हालांकि रजिस्टर्ड कराना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाद में बच्चों के बीच कुछ डिस्प्यूट ना हो तो बेहतर है कि इस विल को रजिस्टर्ड करा दें। 11वां फाइनेंशियल टास्क है जो कुछ इमोशनल टास्क है कि आप जब रिटायर करेंगे तो ये निर्णय ले लें कि आप रहेंगे कहाँ। सामान्य तौर पर हम ये समझते हैं, ये सोचते हैं, खासकर इंडियन कंट्रीज़ में, कि रिटायर करने के बाद हम अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे जो आज के जो स्थितियां हैं उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। उदाहरण के तौर पे आप चाहते हैं कि अपने बच्चे के पास रहें, तो निश्चित रूप से आज के दिन में 70% ऐसे कपल हैं जो बोथ वर्किंग हैं। बोथ वर्किंग में क्या होता है कि आप बच्चों के साथ रह रहे हैं, बच्चे दोनों, आप चले गए नौकरी में, रात में आए हो 7-8 बजे, तो जनाब ये देखें कि आप पूरे दिन भर क्या करेंगे। आप नई जगह गए हैं अपने बच्चों का, चूँकि बच्चे हैं वो नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी नौकरी ट्रांसफरेबल है, 5 साल यहाँ रहे, 4 साल वहाँ रहे, 2 साल वहाँ रहे, तो वो तो उनका तो प्रॉपर एंगेजमेंट है कि सवेरे से शाम तक वो एंगेज हैं। लेकिन आप यदि उनके साथ रहते हैं तो हर 5 साल में जगह चेंज कर रहे हैं जनाब। इस उम्र में कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा नई जगह पर। रिकॉग्निशन पाने के लिए आपको लंबे समय तक एक जगह कहीं रहना पड़ता है, तो ये निर्णय ले लें। दूसरा एक दिक्कत क्या है कि दोनों के एज में काफ़ी डिफरेंस है, उनका लाइफ स्टाइल अलग अलग है। आपके बच्चों की लाइफ स्टाइल कुछ और, आपकी लाइफ स्टाइल कुछ और। बच्चे रात 12 बजे सोते हैं, आप रात 10 बजे सोते हैं। आप मॉर्निंग में 5 बजे जगते हैं, बच्चे 8 बजे जगते हैं। तो निश्चित रूप से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तो एक दूसरे से लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि आपको भी लगेगी क्या तमाशा है भाई, मैं तो 10 बजे सोता हूँ या 12 बजे तक हल्ला होता है, मैं सवेरे 5 बजे जगता हूँ, तो बच्चों कहेंगे क्या तमाशा है, सवेरे सवेरे आप आवाज़ करना शुरू करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये समस्याएं होती हैं। तो ये ध्यान रखें, निर्णय लेने के पहले ये सोच लें कि आपको रहना कहाँ है। हालांकि मेरे हिसाब से यदि बेस्ट उपाय, यदि आप चाहते हैं कि बच्चों के साथ ही रहें और आपके पास यदि उतनी सामर्थ्य है, तो बच्चों के फ्लैट के सामने एक दूसरा फ्लैट ले लें। आप उसे इंडिपेंडेंट रहें, बच्चे भी साथ रहेंगे, आपकी लिबर्टी भी रहेगी। लेकिन ऐसा यदि संभव हो तभी करें। सामान्य तौर पे आप किसी और जगह रहें जहां आप कंफर्टेबल फील कर सकें। 12वां फाइनेंशियल टास्क है डिजिटाइज एंड ऑर्गेनाइज ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, पैन है, आधार कार्ड है, या और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको डिजिटाइज कर लें। फिजिकल फॉर्म में जहाँ रखना है रखें ही रखें, लेकिन डिजिटाइज कर लें सो दैट ये बच्चों के पहुंच में, एक्सेस में रहे, अब बच्चे उसको प्रॉपरली लोकेट कर। 13वां फाइनेंशियल टास्क है मेंटल ट्रांजिशन। अभी तक आप नौकरी में थे, बिजनेस कर रहे थे या किसी और ऑक्यूपेशन में थे, तो अभी तक आप सेविंग मोड में थे। अब आप रिटायर हो गए हैं, 60 साल 62 साल उम्र हो गई है आपकी, तो अपना मेंटल ट्रांजिशन जो है सेविंग मोड से कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस की तरफ मूव करें। कंट्रोल एक्सपेंसेस का मतलब नहीं कि आप अपनी इच्छाएं को मारें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कंट्रोल एक्सपेंसेस का मतलब जहां जरूरत है वहां जरूर खर्च करें, लेकिन फिर खर्ची ना करें। सो ध्यान रखें रिटायरमेंट के बाद अपना मोड जो है शिफ्ट करें सेविंग मोड टू कंट्रोल एक्सपेंसेस मोड। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, कोई मेंटल काउंसलर नहीं हूं। ओपन डोमेन में या मेरे अनुभव के हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलते हैं या जो भी मुझे समझ है उसके हिसाब से मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे। मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।